Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 4 that is rotational and circular motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है एंगुलर पोजीशन जिसे हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंगुलर पोजीशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी कि ये डेफिनेशन क्या है। तो एंगुलर पोजीशन इज द एंगल दैट डिस्क्राइब्स हाउ मच एन ऑब्जेक्ट हैज रोटेटेड फ्रॉम अ चूजन रेफरेंस डायरेक्शन। तो एंगुलर पोजीशन जैसे कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि एंगुलर पोजीशन यानी हम किसी न किसी एंगल की बात कर रहे हैं। और पोजीशन क्या है, यानी ऐसा एंगल जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा कि एंगुलर पोजीशन इज द एंगल, वो एंगल है दैट डिस्क्राइब्स, जो हमें डिस्क्राइब करता है हाउ मच एन ऑब्जेक्ट हैज रोटेटेड फ्रॉम अ चूजन रेफरेंस डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट कितना अपनी चूजन रेफरेंस डायरेक्शन से रोटेट हुआ है, कितना अपनी चूजन रेफरेंस डायरेक्शन से डिस्प्लेस हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये चूजन रेफरेंस डायरेक्शन है क्या। तो उसके लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर शेप का पाथ है, एक सर्कल है, और आपको पता है कि सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है। तो यहाँ O पॉइंट के ऊपर उसका सेंटर है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर आपको ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये क्या है, ये सर्कल के ऊपर मूव करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। रेफरेंस पॉइंट जो है, हमने इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रेफरेंस डायरेक्शन लिया है। जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को ही रेफरेंस डायरेक्शन लें, हम इस वाई वाली डायरेक्शन को भी ले सकते थे, इस नेगेटिव एक्स वाली को भी ले सकते थे, नेगेटिव वाई वाली को भी ले सकते थे। लेकिन यूजुअली हम ये करते हैं कि जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है ना, उसी को हम रेफरेंस डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक्स वाली को रेफरेंस डायरेक्शन ले लिया अपनी, और चूजन इसलिए क्योंकि हमने अपनी मर्जी से चूज किया, इसलिए हम उसे कह रहे हैं चूजन रेफरेंस डायरेक्शन। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली कहाँ पर था, इनिशियली हमारे इस रेफरेंस लाइन के ऊपर था, यानी कि इनिशियली यहाँ इस एक्स पॉइंट के ऊपर आप इमेजिन कर लें कि पड़ा हुआ था। कुछ देर के बाद ये हुआ कि ऑब्जेक्ट रोटेट करके, ये मूव करके इस पॉइंट ए पे चला गया। सही है, पहले वो एक्स पे था, फिर कुछ देर के बाद उसने रोटेट किया, मूव किया, और वो पॉइंट ए पे चला गया। अब जब वो पॉइंट ए पे गया, अगर हम ए पॉइंट के ऊपर उसका पोजीशन वेक्टर देखना चाहें, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है हमें विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। सही है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो वेक्टर आर है, जो आपको यहाँ एरो के साथ वेक्टर आर नजर आ रहा है जिसके ऊपर पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर है क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट के ऊपर पोजीशन को बता रहा है। वो किस तरह से बता रहा है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस रेफरेंस पॉइंट, यानी ये जो रेफरेंस पॉइंट ओ है, ये रेफरेंस लाइन की बात नहीं हो रही। अब ये जो रेफरेंस डायरेक्शन यहाँ पर मैंने कहा था कि उसकी बात नहीं हो रही, मैं रेफरेंस पॉइंट की बात कर रही हूँ। पॉइंट और डायरेक्शन में फर्क है, ये पूरी डायरेक्शन रेफरेंस डायरेक्शन है, और ये जो एक सिर्फ सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये रेफरेंस पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर हमें ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पॉइंट ए के ऊपर है, और वो कहाँ से देख के बता रहा है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, यानी पॉइंट ओ के हिसाब से ये ए पर है, इसलिए हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है और ए तक जा रहा है, यानी ए पे उसका एरो हेड आ रहा है तो ए पे खत्म हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। और उसके अलावा ये जो एस है, ये वो डिस्टेंस है जो इस ऑब्जेक्ट ने कहाँ पर कवर किया है, पॉइंट एक्स से लेकर पॉइंट ए तक, यानी जब वो इनिशियली एक्स पे था, उसके बाद जब वो ए पे गया, तो यहाँ तक जाने के लिए उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने एस का नाम दे दिया। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये पोजीशन वेक्टर आर है, ये पॉइंट है ए जिसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा ये पॉइंट एक्स है जिसपे हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियली था, एस हमारा डिस्टेंस है, और ये जो लाइन है इसको हम रेफरेंस लाइन कह रहे हैं, और इस पॉइंट ओ को जो कि हमारे सर्कल का सेंटर है इसे हम रेफरेंस पॉइंट भी कह रहे हैं। अब एक चीज रह गई है इस डायग्राम के अंदर, और अगर वो आप गौर से देखें तो मैंने आपको थीटा के बारे में नहीं बताया कि ये थीटा क्या है। तो ये जो थीटा है ये वो एंगल है जितना ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन यानी एक्स पोजीशन से जो अपनी न्यू पोजीशन है ए पोजीशन तक जाते हुए उसने चेंज किया। सही है, वो एंगल जो ऑब्जेक्ट अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाते हुए कवर करता है, ये वो कौन सा एंगल है, वो थीटा है। और यही जो थीटा है यही हमारी एंगुलर पोजीशन है। यही थीटा हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट की इस वक्त एंगुलर पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस डायरेक्शन जो कि हमने खुद चूज की है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये थीटा जो है ये हमें बता रहा है जितना ये थीटा होगा इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की इतनी ही डिस्प्लेसमेंट हुई है, उतनी ही पोजीशन चेंज हुई है। यानी पहले यहाँ पर था ऑब्जेक्ट,
अब वो यहाँ पे चला गया, उसकी न्यू पोजीशन क्या होगी, ये वाली होगी। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, थीटा बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट और आगे मूव कर जाता है। आप इमेजिन करें यहाँ पे चला गया, पॉइंट बी पे चला गया, कोई यहाँ पर एक पॉइंट है बी जहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, तो नया एंगल क्या बनेगा। अब नया एंगल जो होगा ना, क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर बी पॉइंट का यूं ड्रॉ होगा और जो नया एंगल होगा वो यहाँ से उस पोजीशन वेक्टर तक होगा, तो वो नया एंगल बताएगा कि उसकी एक नई पोजीशन आ गई है। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है, एंगल भी वैसे वैसे चेंज हो रहा है, इसलिए जो एंगल है ये हमें पोजीशन की इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए इस एंगल को, इस थीटा को हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन। अब अगर एक दफा मैं फिर से डेफिनेशन को रीड करूं तो देखिएगा आपको समझ आ जाएगी। एंगुलर पोजीशन इज द एंगल, वो वाला एंगल है दैट डिस्क्राइब्स हाउ मच एन ऑब्जेक्ट हैज रोटेटेड फ्रॉम अ चूजन रेफरेंस डायरेक्शन। कितना एक ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ है अपने चूजन रेफरेंस डायरेक्शन से, एक ऑब्जेक्ट कितना रोटेट हुआ है, वो जो एंगल है, जो एंगल बन रहा है, वो एंगल हमें बताता है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, इसलिए हम उस एंगल को नाम देते हैं एंगुलर पोजीशन। अब हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं। तो मैथमेटिकली यहाँ पर मैंने लिखा है कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एस क्या है, एस को मैंने यहाँ पर लिखा है, एस है हमारे पास आर्क लेंथ, थीटा क्या है, थीटा है हमारे पास एंगुलर पोजीशन जिसे हम पढ़ रहे हैं। एस हमारी आर्क लेंथ यानी कि वो वाला डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो अब एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा लिखने का मतलब है कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा सर्कुलर पाथ के ऊपर, उतना ज्यादा उसका थीटा बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो आगे आगे मूव करेगा थीटा उतना ज्यादा चेंज होता जाएगा, क्योंकि थीटा ने पोजीशन को बताना ना, जितनी ज्यादा पोजीशन चेंज हो रही है। अब ज्यादा डिस्टेंस कवर करने का क्या मतलब है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करने का यही मतलब है ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा और आगे और आगे। तो जितना आगे जा रहा है यानी इतनी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जितनी ज्यादा वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा थीटा उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि थीटा को बढ़ के, थीटा को इंक्रीज होकर ये बताना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। उसका काम ही यही है, पोजीशन बताना। और अगर डिक्रीज होगी तो थीटा भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी थीटा और एस यानी कि हमारे डिस्टेंस का क्या है या आर्क लेंथ का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है आपस में, इसलिए मैंने लिखा है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब आपको पता है कि जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इस तरह का कोई रिलेशन आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बाद में हमें इस इक्वेशन को इक्वालिटी में लेके जाना होता है। तो जब हम इस इक्वेशन को इक्वालिटी में लेके जाएंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। यह हमने मैथमेटिक्स में रूल पढ़े हुए हैं, तो इस तरह से वही मैंने यहाँ पर किया है कि s इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें कोई कांस्टेंट लिखना था, क्योंकि हमने अब इक्वल का निशान लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटा के इक्वल लगाया है, तो अब क्या करना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा थीटा के साथ। तो थीटा तो एज इट इज आ गया। अब कांस्टेंट क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें, जितनी दफा भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, कोई एक चीज ऐसी है जो यहाँ पर होल द मोशन क्या है, कांस्टेंट रहती है। अगर आप गौर से देखें, मुझे बताएं कि कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहती है। जी हाँ, रेडियस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप देखें यहाँ पर भी रेडियस उतना है, यहाँ पर भी रेडियस उतना था इनिशियली जब ऑब्जेक्ट था। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, तब भी रेडियस उतना होगा। और वैसे भी आपको पता है कि जो सर्कल होता है उसका रेडियस होल द टाइम सेम रहता है। आप जिस भी उसके सरकमफेरेंस की, ये सरकमफेरेंस होता है ना जो उसकी बाहर वाली बाउंड्री होती है, तो इसके जिस भी पॉइंट पे देख लें, हर पॉइंट पे जो रेडियस है ना वो सेम होगा, हर जगह पे रेडियस जो है वो बिल्कुल सेम होगा, उसकी लेंथ इक्वल होगी। तो इसलिए रेडियस ऐसी वाहिद चीज है जो ड्यूरिंग द होल मोशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना था उसकी जगह मैंने आर लिख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमें चाहिए क्या, हमने ये इक्वेशन बना लिया, लेकिन हमें असल में किसी का मैथमेटिकल फार्मूला निकालना है। हम तो एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सिंपली हमने क्या करना है, थीटा को एक साइड पे कर लेना है। थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, आर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला आ जाएगा एंगुलर पोजीशन का। उसके बाद ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि एस जो है वो आर्क लेंथ होती है या फिर वो डिस्टेंस होता है जो ऑब्जेक्ट कवर करता है, और थीटा एंगुलर पोजीशन है, वो तो हमारे पास वैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन थीटा के साथ है, और आर जो है हमारा रेडियस है सर्कल का, जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये रेडियस है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। आपको पता है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उन सबको मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट लाजमी होता है। तो इसी तरह से एंगुलर पोजीशन जो थीटा वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट तो होना चाहिए ना। तो आमतौर पर जो है हम यूनिट जब निकालते हैं तो इस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास फार्मूला निकला है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। आमतौर पर हम ये करते हैं कि एस की जगह हम उसका यूनिट पुट कर देते हैं, आर की जगह उसका यूनिट पुट करते हैं, फिर आपस में जो चीजें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो भी चीज बचती है तो वो हमारे पास थीटा का यूनिट होता है। अगर हम यहाँ पर भी ऐसे करें तो आपको पता है कि एस क्या है, एस एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है,
मीटर। उसके बाद नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, रेडियस। और रेडियस क्या है, रेडियस भी एक तरह की लेंथ है, फासला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडियस, हाइट, लेंथ, डिस्टेंस, इन सब चीजों को हम मीटर में ही मेजर करते हैं। तो रेडियस का यूनिट भी मीटर होगा। ऊपर भी मीटर है, नीचे भी मीटर है, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा और 9 यूनिट। तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा यूनिट ही नहीं निकला। और हम तो अभी कह रहे थे कि हम इसका यूनिट निकालेंगे, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट तो होगा। तो जब जिस चीज का यूनिट नहीं आता, उस चीज का जो यूनिट होता है ना, वो हम सप्लीमेंट्री यूनिट से पिक करते हैं। सही है। सप्लीमेंट्री यूनिट दो तरह के थे, एक था रेडियन और दूसरा था स्टी रेडियन। या हमारा रेडियन यूनिट हो सकता है या फिर स्टी रेडियन हो सकता है। यहाँ पर कौन सा यूनिट है, यहाँ पर है हमारे पास रेडियन, यानी कि रेडियन हमारे पास एंगुलर पोजीशन या थीटा का यूनिट है, जिससे हम इसको मेजर करेंगे। इसके अलावा भी एक यूनिट होता है एंगुलर पोजीशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। आमतौर पर आप एंगल को, थीटा को कैसे मेजर करते हैं, अगर आप अपनी आम जिंदगी की बात करें, आप किसी भी चीज का एंगल मेजर करें, जैसे आपने मैथमेटिक्स में इसके बहुत सारे सवाल भी किए होंगे एंगल के, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो भी नंबर आता है उसके ऊपर हम एक छोटी सी जीरो बना देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री भी हमारे पास एंगल का यूनिट है। तो यहाँ पर हमारे पास दो यूनिट आ जाते हैं, एक है रेडियन, दूसरा है डिग्री, जो कि हमारा कैलकुलेशन से नहीं निकला, लेकिन हमने एक सप्लीमेंट्री यूनिट से लिया और दूसरा हमने अपनी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से देखा कि डिग्री होता है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एंगुलर पोजीशन को मेजर करने के यूनिट्स हैं। एंड में मैंने एक कंक्लूडिंग पॉइंट लिखा है कि इन सब को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आया कि एंगुलर पोजीशन एक्चुअली क्या है। तो एंगुलर पोजीशन क्या है कि इट गिव्स लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो असल में अगर मैं सारे को समरी करूं तो एंगुलर पोजीशन ऐसा एंगल है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, यानी कि वो ऑब्जेक्ट किस जगह पर है, किसी भी टाइम, स्पेसिफिक टाइम में, यानी किसी भी स्पेसिफिक लम्हे में अगर हम उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को देखना चाहते हैं तो वो हमें कौन सी चीज बताएगी, एंगुलर पोजीशन बताएगा। और एंगुलर पोजीशन क्या है, थीटा। यानी थीटा हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी खास टाइम में किस जगह पर है। तो ये इसकी समरी हो जाती है टॉपिक की। बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल थीटा। इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि हमने एंगुलर पोजीशन वाले टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो थीटा है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो अब यहाँ पर क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन डेल थीटा है, इसका मतलब है कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में कोई ना कोई लिंक है, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन को रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन को समझेंगे कि इसमें क्या है। तो डेफिनेशन है, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ चूजन रेफरेंस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन को मैंने बड़ा सिंपल करके आपके लिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यानी कि अगर आपका एंगुलर पोजीशन वाला कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ इतना सा वर्ड यूज हुआ है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन के अंदर चेंज। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि एंगुलर पोजीशन क्या थी। एंगुलर पोजीशन है वो वाला एंगल जो हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी रेफरेंस डायरेक्शन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना मूव हुआ है, कितना टर्न हुआ है, कितना रोटेट हुआ है। ठीक है, यानी कि ये वो वाला एंगल है जो हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट अपना जो असल डायरेक्शन थी, जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी, उसे हम इनिशियल डायरेक्शन ही कहते हैं, उसे हम रेफरेंस डायरेक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि हम उसी से सारी पोजीशन को आगे मेजर कर रहे होते हैं। तो उस रेफरेंस डायरेक्शन से कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, कितना रोटेट हुआ है, ये हमें बताती है एंगुलर पोजीशन, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है, चेंज आने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, जैसे आप डायग्राम में देखें, ये रेफरेंस डायरेक्शन है उसकी एक्स। एक ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर था, अब उसने क्या किया कि वो थोड़ा सा रोटेट हुआ और रोटेट होके पॉइंट ए पे चला गया। जब वो पॉइंट ए पे गया, इसका मतलब है यहाँ पर ये जो उसकी ए वाले पॉइंट के ऊपर पोजीशन है, इसे हम एंगुलर पोजीशन का नाम देंगे, जिसका आइडिया हमें कहाँ से हुआ, इस थीटा से हुआ। यानी इस थीटा में जितना चेंज आया, पहले थीटा क्या था, पहले थीटा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा एक्स पे था, ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस डायरेक्शन पे था, तो थीटा क्या था, थीटा 0 था। जैसे ही ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा थीटा उसका चेंज हुआ और उसने डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर आया, तो थीटा की वैल्यू चेंज हो गई और हम कह रहे हैं कि अब उसकी जो पोजीशन है वो पॉइंट ए है, यहाँ पर उसकी एंगुलर पोजीशन है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से मूव करके आगे चला जाए पॉइंट बी पे, ठीक है, मतलब पहले वो पॉइंट ए पे है, अब आगे मूव करके पॉइंट बी पे चला जाए, तो ये जो उसकी पोजीशन में चेंज आया है, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा होती है बच्चों में कि क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस डायरेक्शन पे था, वहां से भी तो उसने डिस्प्लेसमेंट की थी, वहां से भी तो उसकी पहली पोजीशन ये थी, बाद में वो पॉइंट ए पे आ गया था, तो ये भी तो उसका चेंज इन पोजीशन था, और इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कहते। वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट इनिशियली जहां से स्टार्ट हुआ है, उस स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन को, स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, रेफरेंस डायरेक्शन कह रहे हैं, उसे हम एज अ रेफरेंस ले रहे हैं।
और जो रेफरेंस है ना, अगर उससे ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मूव करना तो उसको हमने नहीं गिनना। जब वो रेफरेंस से मूव करके एक पॉइंट पे चला गया, एक पोजीशन पे चला गया, अब ये हमारी पहली पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की। इसके बाद आगे जितनी भी वो पोजीशन चेंज करेगा वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसा कि उसने यहाँ पर किया कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया, तो इसका मतलब है अब ये जो वो डिस्प्लेस हुआ है, ये जो उसने पोजीशन चेंज की है, ये उसकी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस डायरेक्शन से पॉइंट ए पे गया था तो उसने जो एंगल चेंज किया, जो एंगल उसका चेंज हुआ उसे हमने थीटा आई का नाम दिया, यानी कि इनिशियल थीटा, उसकी इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए वाली। नेक्स्ट जब वो बी पर मूव करके गया है तो उसे हमने नाम दिया है थीटा एफ का, यानी कि फाइनल पोजीशन है अब उसकी ये। तो इन दोनों पोजीशंस के अंदर जो चेंज है वो हमें क्या देता है, वो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम ये डिस्प्लेसमेंट काउंट कैसे करेंगे, ये डिफरेंस निकालेंगे कैसे। जब किसी चीज़ में चेंज निकालना हो या उसका डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे हम वेलोसिटी का चेंज भी निकालते थे डेल वी, तो उसमें क्या करते थे, वी एफ माइनस वी आई। इसी तरह जब हमें डेल थीटा, थीटा क्या है, पोजीशन है, और पोजीशन का चेंज हमने निकालना है, क्योंकि हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही यही है ना, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एंगुलर पोजीशन में चेंज निकालना पड़ेगा। जब हम ये वाला चेंज फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये करते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं, ताकि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाए। और उस डिफरेंस को, उस चेंज इन एंगुलर पोजीशन को हम डेल थीटा का नाम देते हैं। डेल से हम किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैथमेटिकली मैंने इसे यहाँ पर लिखा, डेल थीटा इज इक्वल टू थीटा एफ, यानी कि थीटा फाइनल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी थीटा आई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डेल थीटा के साथ हमने मेंशन किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, जो कि इन दोनों के दरमियान है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये डेल थीटा ए और बी के दरमियान है, ये यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा, एक्स डायरेक्शन से नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स जो है वो हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, उसे हमने नहीं लेना। हमने क्या देखना है कि जो एक पहले पोजीशन आ गई है, यानी ये वाली हमारी फर्स्ट पोजीशन है ए वाली, और बी वाली सेकंड पोजीशन है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी डेल थीटा जो है, थीटा एफ माइनस थीटा आई, वो क्या है, वो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं आर लिखा हुआ है, तो आर जो है वो रेडियस है इसका सर्कल का, और ये भी आर हमारे पास सर्कल का रेडियस है, ये ओ उसका सेंटर है, और बाकी ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। और यहाँ पर जो एस है वो क्या है, वो हमारे पास आर्क लेंथ है, यानी कि वो डिस्टेंस है जो एक ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान कवर किया है। अब इसकी डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। अब हम यूनिट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। तो इसके भी यूनिट्स हैं, वो हमारे पास 3 तरह के यूनिट हैं। फर्स्ट वन इज रेडियंस। तो रेडियन जो है ये इसका एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल से जो हमें मिलता है, ये इसका वो वाला यूनिट है रेडियन। अब जैसा कि हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन है, यानी पोजीशन का चेंज है। इट मींस कि वहाँ पर पोजीशन क्या थी, थीटा वहाँ पर पोजीशन था, और डेल थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों ही केसेस में है तो थीटा ही ना, बेशक उसमें चेंज ले रहे हैं या बेशक हम वैसे ही थीटा को ले रहे हैं, दोनों सिचुएशन में हमारे पास थीटा आ रहा है। तो थीटा को मेजर करने के वहाँ पर जो यूनिट है यहाँ पर भी वही होंगे, बेशक हम उसका चेंज भी मेजर कर रहे हैं तो उसका चेंज भी हम उन्हीं यूनिट से मेजर करेंगे जिन यूनिट से हम थीटा को खुद को मेजर करते हैं। इसलिए इसका भी पहला यूनिट रेडियन है जो इसका ऐसा यूनिट है, दूसरा डिग्री है, और तीसरा है रेवोल्यूशन। तो ये 3 किस्म के हमारे पास इसके यूनिट्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज आ जाता है कि कब हमारे पास ये जो एंगल थीटा है ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। यानी ये कंडीशन है, एक खास कंडीशन है जिसमें हमारा जो एंगल है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। मतलब रेडियन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 2 रेडियन भी हो सकता है, 3 रेडियन भी हो सकता है। एंगल जैसे जैसे चेंज हो रहा है रेडियन की वैल्यू भी वेरी करेगी, लेकिन एमसीक्यू इस तरह से बनता है कि कब थीटा या कब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1 रेडियन होगी। तो उसके लिए हमारे पास ये रेडियन की डेफिनेशन है, अगर आप इसे समझेंगे तो वो एमसीक्यूज का आंसर भी आपको मिल जाएगा। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क विद द लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब एक तरह से ये रेडियन की डेफिनेशन भी है, आप उसे डेफिनेशन के तौर पे भी रेडियन के याद कर सकते हैं, और साथ साथ हमारे पास एक एमसीक्यूज भी इसमें कवर हो रहा है। तो मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से है कि 1 रेडियन इज द एंगल, एक रेडियन वो एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। आपको पता है एंगल जो है वो हमारा सर्कल के सेंटर पे ही बन रहा होता है, तो वही मैंने लिखा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल
बाय एन आर्क। अब बना कौन रहा है उसे, आर्क बना रही है। आर्क क्या है, आर्क हमारे पास वो डिस्टेंस है, वो लेंथ है जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कवर कर रहा होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए। अब यहाँ पर ये जो एस है ये क्या है हमारे पास, ये आर्क है, तो ये ऐसे ही एंगल बना रहा है ना। फॉर एग्जांपल पहले हमारी आर्क अगर यहाँ पर थी, अगर हम इस पॉइंट पे थे, तो जैसे हमने ये आर्क लेंथ कवर की, ये वाला कवर किया, वैसे वैसे हमारा एंगल जो चेंज हुआ है। तो इसी एंगल की बात कर रहे हैं कि ये एंगल कौन बना रहा है, ये आर्क बना रही है विद द लेंथ। अब ये वो कंडीशन है जो मैं आपको बता रही थी कि एमसीक्यूज बनता है विद द लेंथ, उस आर्क की लेंथ, यानी कि उस आर्क की लेंथ की बात हो रही है ना, बाय एन आर्क विद द लेंथ। आर्क हो किस लेंथ के साथ हो, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारा एंगल तब 1 रेडियन होगा जब हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी। यानी कि अगर ये एस जो है, आर्क लेंथ जो है, वो डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, इसकी जो लेंथ है और जो हमारे सर्कल के रेडियस की लेंथ है, रेडियस कहीं पे भी आप ले सकते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस रेडियस की जो लेंथ है और जो हमारे पास आर्क लेंथ है, यानी कि वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कवर कर रहा है, अगर वो दोनों इक्वल हो, वो लेंथ जो है उनकी वैल्यूज दोनों की इक्वल हो, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल हो, तो हमारे पास जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन भी है और वो एमसीक्यूज भी आ गया। तो जब एस इज इक्वल टू आर होगा तो हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा 1 रेडियन के इक्वल। इसके बाद डायग्राम मैंने आपको समझा दी है। तो एंड पे मैंने एक लाइन लिखी है जो कि इसी के बारे में है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या है कि इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन थीटा एफ, यानी कि फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के दरमियान ये डिफरेंस, यानी दूसरे लफ्जों में ये चेंज इन पोजीशन भी है और चेंज इन पोजीशन ही यही होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या मेजर करता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस मेजर करता है। अब जिस तरह से हमने यूनिट्स पढ़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, अब हम देखते हैं कि इन यूनिट्स के दरमियान आपस में क्या रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन स्टडी करते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। हम किसका रिलेशन देखने लगे हैं, रेडियन और डिग्री का। यानी रेडियन और डिग्री दोनों यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, दोनों ही यूनिट्स हैं, लेकिन इनका आपस में क्या रिलेशन है, आपस में ये एक दूसरे के किस तरह इक्वल होते हैं। रिलेशन का मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं और इसी तरह से 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो ये इनका रिलेशन है, हम ये फाइंड करने लगे हैं और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के हिसाब से भी एमसीक्यूज भी इसमें से बनते हैं और वो भी आ सकते हैं। फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशन क्या होती है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का ये मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चला सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और मूव करता 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 वो पूरा सर्कल कवर करके उसी पॉइंट पे वापस आ गया। यानी जिस पॉइंट से चला था उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर वापस आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, एक पूरा चक्कर है। एक पूरा चक्कर वही है ना कि एक जगह से जहां से आप चले हैं अगर आप उसी जगह पर गोल गोल घूम के वापस आ जाएं तो क्या है, हम इसे कहेंगे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। सो फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन। अब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ डिग्रीज कितने होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल के अंदर कितने डिग्री होते हैं तो आप सबको ये बात पता होगी कि 360 डिग्री होते हैं। हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, फिर 0 के बाद हमारे पास 90, 90, 180, 180 से 270, 270 से वापस 360 पे, जो कि हमारा 0 वाली पॉइंट है उसी पे हमारे पास 360 डिग्री भी आ रहा होता है। तो कितने नंबर ऑफ डिग्रीज हो गए हमारे कंप्लीट सर्कल के अंदर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के दौरान, 360 डिग्री हो गए। सो इसलिए मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि हमने डिग्री तो देख लिया है कंप्लीट रेवोल्यूशन के दौरान। अब हम देखना चाहते हैं कि रेडियन में ये कितना एंगल होता है जब हम एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन एक ऑब्जेक्ट करके आता है, तो रेडियन में उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए ये है कि हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो हमने एंगुलर पोजीशन के अंदर पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, यानी कि हमारा जो एंगुलर पोजीशन है वो इक्वल होता है एस ओवर आर के। एस हमारा क्या है, एस हमारा वो डिस्टेंस है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है जब वो पोजीशन अपनी किसी एक पोजीशन पे जा रहा है। तो क्योंकि हम अब कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो पूरे सर्कल में घूम के आ रहा है, इसलिए वो जो एस होगा वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। मैं ये बात फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एस जो है वो सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। वो इसलिए क्योंकि जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ होगा अगर वो वहीं पर वापस है, इसका मतलब है उसने पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, गोल गोल उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री है, वो पूरी कवर की है, वो उसको पूरे का चक्कर लगा के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है। इसका मतलब है सरकमफेरेंस के इक्वल उसने फासला कवर किया है। इसलिए एस की जो वैल्यू है हम वो पुट करेंगे जो हमारे सर्कल के सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है, और वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2 पाई आर। सही है, तो उसकी वो वैल्यू पुट कर देंगे। और नीचे आर है, आर हमारे पास रेडियस है सर्कल का, तो आर एज इट इज रहेगा। अब ऊपर 2 पाई आर है तो आर और ये आर कट जाएंगे आपस में और हमारे पास बचेगा 2 पाई।
2 पाई के साथ रेडियन मैंने लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एंगुलर पोजीशन है उसका यूनिट होता है रेडियन, तो रेडियन लगा दिया है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 2 पाई रेडियन। अब क्या हो गया कि नंबर ऑफ रेडियंस इन वन रेवोल्यूशन कितने हैं, वो है हमारे पास 2 पाई रेडियन, जो हमने अभी निकाले, क्योंकि ये हम वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के निकाल रहे हैं ना, और वो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये एक पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए वो इस तरह से पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एस की जगह सरकमफेरेंस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 पाई आर पुट कर रहे हैं, क्योंकि एक सरकमफेरेंस का जब कंप्लीट सर्कल लगाया जाता है इसका मतलब है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास रेडियन कितने हैं, वो हैं 2 पाई रेडियन। अब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर डिग्री 360 थे, रेडियन की क्या वैल्यू है 2 पाई रेडियन। अब क्योंकि ये दोनों ही एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इन दोनों को इक्वल पुट कर दें, जब ये दोनों ही एक ही चीज के बराबर हैं, जैसे ये भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए थी डिग्रीज और ये भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हैं, तो यानी ये कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए दोनों चीजें हैं, तो फिर हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम असल में करना क्या चाह रहे थे, हम करना ये चाह रहे थे कि हम 1 रेडियन देखना चाह रहे थे कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, नंबर ऑफ डिग्रीज कितने होते हैं। तो 1 रेडियन निकालने के लिए हमें ये जो 2 पाई है ना, ये यहाँ से गायब करना है, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इस साइड पर ले जाएं इसे और यहाँ पर डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, लेफ्ट साइड पर बचेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, और 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इस सारे को कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57.3 डिग्री। यानी कि ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर आ गया कि एक रेडियन के अंदर कितनी डिग्रीज होती हैं, तो 1 रेडियन के अंदर 57.3 डिग्री होती है। तो ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। एमसीक्यूज इस तरह से बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 1 रेडियन के अंदर कितने नंबर ऑफ डिग्रीज होते हैं, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने 57.3 डिग्री को टिक करना है। इसके अलावा आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बन सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट आ सकता है कि आप रिलेशन बताएं रेडियन और डिग्री का, तो आपको शुरू से लेकर एंड तक ये सारा सॉल्व करना होगा। क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड की तो हमने वैल्यू की बात कर ली कि डेल थीटा से हम निकालेंगे थीटा एफ माइनस थीटा आई, तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमें किस तरह से पता चलेगी, अब वो हम देखने जा रहे हैं। डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक रूल होता है जो अक्सर जगह पर हम यही अप्लाई करते हैं, और उसका नाम है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल हमारे पास यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताता है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि होल्डिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड with fingers curling in the direction of rotation, the thumb gives the direction of angular displacement. Holding the axis of rotation. अब एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन है जिसके अराउंड हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है सबसे पहले कि होल्डिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को जिसके अराउंड मोशन हो रही है, जैसे अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, जैसे अभी हमने रिसेंट एक डायग्राम देखी है, तो उसमें क्या था, जो सर्कल का सेंटर था वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन था, तो उसको होल्ड कर लेना। होल्ड करने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं आप उसे फिजिकली ही पकड़ सकें, आप इमेजिन कर लें कि आपने अपना हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है और उसे आप होल्ड कर रहे हैं, और वो होल्ड किस तरह से करना है, इन राइट हैंड, अपने राइट हैंड में करना है, दाएं हाथ के साथ करना है, विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और फिंगर्स आपकी इस तरह से हों कि आपकी जो फिंगर है वो रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल हो रही हो, मुड़ रही हो। जैसे अगर आप इसे डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास जो दरमियान में है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये राइट हैंड से इस तरह से पकड़ा गया है कि इसकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल कर रही हैं रोटेशन की डायरेक्शन में। हमारी रोटेशन जो है, अगर आप डायग्राम को माइंड में लाएं तो किस तरह से है कि रोटेशन हमारी इस डायरेक्शन में हो रही थी, एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास क्या होगा, फिंगर्स इस तरह से आएंगी और दरमियान में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस तरह से पकड़ लेना आपने। उसके बाद क्या है कि द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जो आपका अंगूठा है ना वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से ये राइट हैंड रूल आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास एक कन्वेंशन है, और वो कन्वेंशन ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा है एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये रोटेशन के लिए लिखा हुआ है कि अगर हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसे हमने डायग्राम में देखा, यानी अगर आपकी रोटेशन इस डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, इस तरह से हो, तो क्या होगा कि हम उस रोटेशन को पॉजिटिव लेते हैं। उसको पॉजिटिव लेने का ये मतलब है जब आपके पास न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे ना, तो तब आपको समझ आएगी कि वहां पर अक्सर आपको दिया होगा एंगल की वैल्यू थीटा दिया होगा, तो वो थीटा रोटेशन की वैल्यू दी होगी कि इतनी रोटेशन हुई है, यानी फॉर एग्जांपल 2 पाई रेडियन हुई है,
तो अगर वहां पर लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव 2 पाई रेडियन ले लेना है। लेकिन अगर आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन की बात हो रही है, यानी क्लॉकवाइज का मतलब है अब इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, तो इसका मतलब है जैसे घड़ी की सुइयां चलती है उस डायरेक्शन में हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने नेगेटिव लेना है, यानी फिर आप उस 2 पाई रेडियन को पॉजिटिव की बजाय क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू -2 पाई रेडियन, यानी फिर आप उसे माइनस ले लेंगे। ये एक कन्वेंशन है, ये हमारी आसानी के लिए साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिया है कि अगर हम उस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पॉजिटिव लें, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, रोटेशन को नेगेटिव ले लेंगे। बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि इस एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है, और इसे आपने ओमेगा ही पढ़ना है, इसको आपने डब्ल्यू नहीं पढ़ना। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो इसे मैं रीड कर लेती हूँ, फिर हम इसको समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन में क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह से हम लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते होते थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी, उसी तरह से जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो तब भी हम यही कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ। बस फर्क ये है कि वहां पर हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे। अब यहाँ पर क्योंकि हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसलिए मैंने लिखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद हमारे पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला आ जाता है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो अब रेट का मतलब ये है कि टाइम के साथ जो चीज़ चेंज हो रही होती है ना, उसके लिए हम रेट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, और कैसे चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है टाइम चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फार्मूले में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की चेंज भी लिखेंगे और इसके अलावा हम टाइम का चेंज भी लिखेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा, यानी चेंज इन थीटा, इसका मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज, डिवाइडेड बाय डेल टी यानी कि टाइम में चेंज। और आपको पता है कि चेंज इन थीटा का मतलब है, या फिर डेल थीटा का मतलब है कि थीटा एफ माइनस थीटा आई, यानी कि मैं इस फार्मूले को अगर खोल के लिखूं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ये टाइम भी उन पोजीशंस के हिसाब से है, यानी जब हमारे पास बॉडी एक पॉइंट पे है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बॉडी पॉइंट ए पे है, तो पॉइंट ए क्या है, उसकी पोजीशन 1 है या फिर इनिशियल पोजीशन है। वो जो इनिशियल पोजीशन है उस पर जो टाइम होगा वो होगा हमारे पास इनिशियल टाइम। जिस तरह बाद में मूव करके पॉइंट बी पे चली जाती है तो वो उसकी फाइनल पोजीशन है, थीटा एफ है, तो वहां पर जो टाइम है वो क्या होगा, वो टी एफ यानी फाइनल टाइम होगा। चेंज इन थीटा के लिए हमने लिख दिया थीटा एफ माइनस थीटा आई, चेंज इन टाइम के लिए हमने लिखा टी एफ माइनस टी आई। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई और मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। इसके बाद हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं इसके। तो जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास 3 तरह के यूनिट थे, रेवोल्यूशन, रेडियन और डिग्री। रेडियन उसका ऐसा यूनिट था, रेवोल्यूशन और डिग्री हमारे अदर यूनिट्स में आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट से आया है ना। अब हमने क्या कहा इसकी डेफिनेशन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ही रेट ऑफ चेंज है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अगर 3 यूनिट थे तो वेलोसिटी के भी 3 यूनिट्स होंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, जो कि वेलोसिटी के लिए हमारे पास होता है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए बल्कि हमारे पास होता है रेडियन पर सेकंड। अब रेडियन पर सेकंड किस तरह से आएगा, तो आप लोगों को पता है कि जो यूनिट है वो हम फार्मूले से निकालते हैं, और हमारे पास फार्मूला क्या है एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी, यानी कि डेल थीटा ऊपर आ रहा है तो ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट ऊपर आएगा और नीचे टाइम का यूनिट आएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास होता है रेडियन और नीचे टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो हमारे पास ये यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रेडियन पर सेकंड, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड शॉर्ट फॉर्म के अंदर। दूसरा हमारे पास है डिग्री बाय सेकंड, तो ये भी इसका यूनिट है। थर्ड हमारे पास है रेवोल्यूशन बाय सेकंड। तो जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पढ़ा था रेवोल्यूशन, तो जब हम रेवोल्यूशन पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये रेवोल्यूशन बाय सेकंड, या फिर हम इसे कह सकते हैं रेवोल्यूशन बाय मिनट। और वो इस तरह से क्योंकि जो टाइम है उसका सेकंड भी यूनिट है और मिनट भी। सेकंड जो है वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन मिनट थोड़ा सा बिगर है, लेकिन वो उसका यूनिट है। तो हम रेवोल्यूशन बाय मिनट भी इसका यूनिट कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आरपीएम से, शॉर्टेस्ट फॉर्म में रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर आपके पास कहीं पर ये आरपीएम लिखा होता है तो इसका मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट की बात हो रही है, यानी ये वाला यूनिट है, और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है। अब ये तो थी यूनिट्स की बात। अब जैसा कि हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप लोग को पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है।
तो मैग्नीट्यूड तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए हमें कोई ना कोई रूल लगाना पड़ता है, और अक्सर हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, जैसा कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी किया था। तो अब इस केस में इस तरह से है कि जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, यानी कि जैसे वहां पर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालते हैं, तो जो भी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आएगी वही वाली डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की भी होगी। अब अगर इसी चीज को समझने के लिए हम इन डायग्राम्स को देखें तो यहाँ पर जो एक्स है हमारे पास वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस डायग्राम में भी एक्स हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ पर हम राइट हैंड रूल को अप्लाई करके देखते हैं। वो क्या था हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह से था कि हमने होल्ड करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड के साथ, और इस तरह से होल्ड करना है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल कर रही हैं रोटेशन की डायरेक्शन में। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला एरो हमें रोटेशन की डायरेक्शन बता रहा है, ये एरो हमें बता रहा है कि हमारी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। तो हमने अपनी फिंगर्स को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा कर्ल कर लेना है, मोड़ लेना है, और फिर हमारा जो थंब है वो क्या कर रहा होगा, थंब इरेक्ट थंब की जो डायरेक्शन, अगर आप इधर अपनी फिंगर्स को कर्ल करके देखें तो आपका जो थंब है ना वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि बाहर की तरफ पॉइंट आउट हो रहा होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा, और वो जो थंब है वो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देता था। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा, क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही एंगुलर वेलोसिटी की होगी, इसका मतलब कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आउट ऑफ द पेज होगी। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जब हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है तब क्या हमारा थंब बाहर की तरफ आ रहा है। आप खुद इसे इमेजिन कर सकते हैं, आप इधर ही सपोज कर लें जैसे आपके पास ये डायग्राम है, तो आप अपने हैंड को इसकी तरफ कर्ल करके देखिए, अपनी फिंगर्स को इस रोटेशन की डायरेक्शन में, आपका थंब जो है वो आपके अपनी तरफ डायरेक्शन में होगा, यानी कि आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द प्लेन हम कह सकते हैं होगा। तो वो जो है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। ये एरो हमें इंडिकेट कर रहा है कि रोटेशन किस तरह की है, क्लॉकवाइज है, और एक्स जो है वो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब जो आपकी फिंगर्स हैं राइट हैंड की ही, आपने लेफ्ट हैंड नहीं यूज करना, राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करना है, आपने कर्ल करना है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप इस तरह से करेंगे तो यूं होगा कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल होकर इस डायरेक्शन में हो जाएंगी, और आपका जो थंब है ना वो क्या होगा, वो आपका इनटू द पेज, यानी आपसे आगे की तरफ जा रहा है, आपसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो जो डायरेक्शन है ना आपसे अपोजिट वाली डायरेक्शन, वो किसी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी है और एंगुलर वेलोसिटी की भी है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करते हैं तब वो किस तरह से होती है, इनटू द प्लेन होती है, या फिर आपसे अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है, इसलिए वो इनटू द प्लेन होती है। अब इस चीज को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो इसकी एग्जाम्पल है, जैसे आप अपनी बोतल का ढक्कन खोलते हैं, किसी भी बोतल का आपने ढक्कन खोलना हो, तो क्या होता है कि जब आपको ढक्कन खोलना होता है तो खोलने के लिए आप ये करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे रोटेट करते हैं। आप अगर इमेजिन करके देखें या फिर बोतल उठा के आप ढक्कन खोल के देखिएगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोटेट करेंगे तो वो ढक्कन खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आउटसाइड द प्लेन, यानी कि वो आउटसाइड बाहर की तरफ होगी, और ढक्कन क्या करेगा, वैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते होते ऊपर आ जाएगा और वो पूरा खुल जाएगा। लेकिन अगर उसके अपोजिट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए इनटू द प्लेन होती है, तो उसमें क्या होगा कि क्लॉकवाइज में इनटू द प्लेन का मतलब है कि ढक्कन टाइट हो जाएगा। इसी तरह आप ये एग्जांपल अपने नट वगैरह पे भी फिट कर सकते हैं। अगर आपको कभी नट टाइट करना हो तो आप उसके लिए क्या करते हैं, क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हैं। इसके अलावा आप बाकी भी इस तरह की जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं उनमें ये तजर्बा करके देख सकते हैं कि इसी तरह से ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसके बारे में लिखा है कि इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये तो लाजमी सी बात है कि चाहे वो इनटू द प्लेन हो चाहे वो आउटसाइड द प्लेन हो, दोनों ही सूरतों में जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही आ रही होती है। अब यहाँ पे भी देखें तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के ऊपर आ रही है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और यहाँ पर भी इसी के ऊपर है। तो दोनों सूरतों में जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, बेशक वो आउटसाइड हो बेशक वो इनटू द प्लेन हो। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज के लिए क्या डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी की, वो होती है इनटू द प्लेन, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए होती है आउटसाइड द प्लेन। तो ये हमारे पास डायरेक्शन का सारा कंसेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा और साथ में लिख देते हैं एवरेज AVG। एवरेज का मतलब ये होता है कि हम उसमें जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी वैल्यूज होती हैं, उनको आपस में प्लस करते हैं और टोटल नंबर पे डिवाइड करते हैं। अब रोटेशन में एवरेज लेने का मतलब ये है कि जैसे हमारी कोई भी सर्कुलर मोशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारा पंखा रोटेट कर रहा है, पंखा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसका रोड होता है उसके बाहर रोटेट कर रहा है,
तो इसमें जब सर्कुलर मोशन हो रही है, ये रोटेशनल मोशन हो रही है, तो इस तरह से होता है कि जब स्टार्ट में पंखा मूव करना स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो तेज हो जाता है। उसके बाद आप इमेजिन करें कि आपने पंखा बंद कर दिया, तो पंखा बंद करेंगे तो क्या होगा, वो तेज था, अब तेज से आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगा। तो अगर हम इसकी टोटल मोशन को देखें तो क्या हो रहा है कि शुरू में वो आहिस्ता था, दरमियान में वो अपनी फुल स्पीड पे चला गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते होते स्टॉप हो जाता है। तो ये क्या, ये इसकी कंप्लीट रोटेशन है। अब इसका एवरेज कैसे लेंगे? इसका एवरेज लेने के लिए हम स्टार्ट वाले पोर्शन की रोटेशन को गिनेंगे कि वहां पर नंबर ऑफ रोटेशन कितनी थी, फिर दरमियान में देखेंगे और फिर एंड पे देखेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो हमारी ओवरऑल टोटल जो हमारी रोटेशन हो रही होती है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रही होती है कि टोटल टाइम के अंदर कितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि वो तीनों चीज़ों को ऐड कर रही है ना। वो स्टार्ट वाले पोर्शन को भी ले रही है एवरेज, दरमियान वाले पोर्शन को भी ले रही है, एंड वाले को भी, और फिर टोटल ओवरऑल देख रही है। तो जो हमें अगर पूरे टोटल ओवरऑल कंसेप्ट चाहिए हो तो उसके लिए हम एवरेज का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, उसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन टाइम टी, यानी टोटल टाइम के अंदर जितनी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है वो क्या कहलाती है, इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। वो हमारे पास कहलाती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। मैथमेटिकली हम लिखते हैं ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू थीटा बाय टी। अब क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर थीटा लिया है और यहाँ पर टी लिया। अब यहाँ पर हमने कोई डेल नहीं लिया क्योंकि हम चेंज इन थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल थीटा देख रहे हैं जो टोटल ओवरऑल आ रहा है, और टोटल टाइम देख रहे हैं, इसलिए हमने थीटा बाय टी लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इंस्टेंट, यानी कि INST, इतना हम लिखते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। और इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की डेफिनेशन ही आ गई ना यहाँ तक, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी जो कि रेट ऑफ चेंज किसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट। अब हम क्या करें कि हम वेलोसिटी को किसी स्पेसिफिक लम्हे में, किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट हम कहते हैं वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर वक्त के हम एक लम्हे की बात कर रहे हैं, किसी एक इंस्टेंट की, एक मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंट। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी का भी मतलब ये है कि वेलोसिटी की वो वैल्यू जो हमने किसी एक खास मोमेंट पे, किसी एक खास लम्हे पे, किसी एक खास इंस्टेंट पे देखी है, वो हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। अब ये ऑब्टेन कैसे होती है, तो मैंने लिखा इट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द लिमिट ऑफ द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेज जीरो। अब इसे हम फाइंड कैसे करते हैं, यानी कि हम दूसरे लफ्जों में ये देखना चाह रहे हैं कि ये आती कहाँ से है, तो इसको निकालने के लिए हम ये करते हैं कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द लिमिट ऑफ द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जो हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाली है उसकी हम लिमिट लेते हैं, और लिमिट इस तरह से लेते हैं कि एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेज जीरो, यानी कि लिमिट ये है कि टाइम जो है वो जीरो को अप्रोच करे। अब आपको पता है कि जो टाइम है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, ये यूनिवर्सली प्रूव्ड बात है कि हमारे पास टाइम कैन नेवर बी जीरो। तो अब क्या है कि टाइम तो जीरो नहीं हो सकता। अब हम किस तरह से टाइम को जीरो लेंगे, तो हम ये करते हैं उसके लिए कि हम डेल टी को जीरो ले रहे हैं, यानी चेंज इन टाइम को जीरो ले रहे हैं। चेंज इन टाइम के जीरो लेने का क्या मतलब है, चेंज इन टाइम के जीरो लेने का मतलब है कि हम किसी एक पॉइंट की बात करें, क्योंकि जब हम एक पॉइंट की बात करेंगे ना पूरी मोशन के दौरान किसी एक पॉइंट की, तो वहां पर हम सिर्फ उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि जब बॉडी उस पॉइंट से अगले पॉइंट पे गई तो फिर उन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम ये नहीं देख रहे। हम एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब एक ही पॉइंट है तो वहां पर तकरीबन डेल टी अप्रोचेज टू जीरो है। जीरो तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ टाइम तो उसे वहां पे भी लगा, जब वो वहां पे रुका हुआ है उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा, लेकिन वो क्या है, अप्रोचेज टू जीरो हम ले रहे हैं ताकि वो सिर्फ एक ही पॉइंट कंसीडर हो, एक ही इंस्टेंट कंसीडर हो, एक ही लम्हा कंसीडर हो, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए हम एक ही पॉइंट की बात करने के लिए डेल टी अप्रोचेज टू जीरो ले लेते हैं। और जब हम इस तरह की लिमिट अप्लाई करते हैं डेल टी अप्रोचेज टू जीरो, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैथमेटिकली ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो, नॉट टी अप्रोचेज टू जीरो, डेल टी अप्रोचेज टू जीरो, यानी कि चेंज इन टाइम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये हमने लिमिट ले ली, और ये लिमिट हमने किस चीज की लेनी थी, हमने कहा था बाय टेकिंग लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि हमने लिमिट लेनी है और किस चीज की लेनी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। अब हमने आगे किसका फार्मूला लिखना है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, जो कि है हमारे पास थीटा बाय टी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप लोग सोचेंगे कि मैम ने तो थीटा बाय टी के बजाय शायद गलती से डेल थीटा बाय डेल टी लिख दिया, तो मैंने बिल्कुल भी ये गलती से नहीं लिखा, ये इस तरह से आना है डेल थीटा बाय डेल टी। मैं इसकी रीजन आपको समझाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब हमने लिमिट अपनी ली है डेल टी अप्रोचेज टू जीरो, तो अगर हम उसके आगे फार्मूला लिख देते थीटा बाय टी,
जो कि ये है हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, जो कि यही आना चाहिए था। अगर हम ये लिख देते तो क्या होता कि हमारे पास थीटा बाय टी में डेल टी तो है नहीं, तो फिर हम लिमिट किस चीज़ की अप्लाई करें, यानी हम जो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं वो क्वांटिटी हमारे फार्मूले में है ही नहीं, तो ये लिमिट कहाँ जाके अप्लाई होगी, इसे कहीं ना कहीं अप्लाई होना है ना। और उसके लिए ज़रूरी है कि डेल टी अप्रोच हो रहा है जीरो, तो हमारे फार्मूले में इसमें डेल टी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो नीचे थीटा बाय टी का नीचे वाला टी है ना, इसके साथ डेल को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर ऐसे थीटा रखते हैं तो ये भी नहीं कर सकते हम इस तरह नहीं कर सकते ना कि ऐसे खुद से एक क्वांटिटी के साथ डेल इंट्रोड्यूस करा लें और ऊपर ना कराएं, ऊपर खाली थीटा रहे। तो ज़रूरी था कि हम थीटा को मल्टीप्लाई भी करते, थीटा को डिवाइड भी करते, यानी हमने थीटा को दोनों क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब ये थीटा थीटा के साथ कट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों के साथ थीटा इंट्रोड्यूस करा दिया। एक्चुअली ये थीटा बाय टी ही था, लेकिन हमने इन दोनों के साथ डेल इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि हमारे पास नीचे जो है डिनोमिनेटर में डेल टी बन सके। और डेल टी क्यों बनाना था, क्योंकि हमारी लिमिट ये थी डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। और लिमिट यही क्यों थी, क्योंकि हम टी अप्रोचेस टू जीरो नहीं लिख सकते, टाइम कैन नेवर बी जीरो, चेंज इन टाइम कैन बी जीरो। सो हमने क्या लिखा, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। तो आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपको पता है कि हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया था, आज हम एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो आपको पता है वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो लीनियर वेलोसिटी के लिए भी और एंगुलर के लिए भी, दोनों के लिए क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो लीनियर वेलोसिटी बन जाती है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। अब जैसा कि डेफिनेशन में मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज करने से वेलोसिटी पैदा हो रही है, सही है। अब जो वेलोसिटी है क्या वो हमेशा कांस्टेंट रहती है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी गाड़ी की, किसी भी कार की, बस की जो वेलोसिटी होती है क्या वो कांस्टेंट रहती है? तो जाहिर सी बात है आपको जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। कभी वो वेलोसिटी बढ़ रही होती है, कभी कम हो रही होती है। वो डिपेंड करता है ड्राइवर पे, गाड़ी के, या फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है। तो जैसे अगर मैं इसकी मिसाल एक आपको दूं, फॉर एग्जांपल एक कोई भी ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा है और पहले मिनट के अंदर उसने 1 किलोमीटर का फासला तय किया, यानी पहले मिनट के अंदर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो 1 किलोमीटर है। अगर पहले मिनट के अंदर 1 किलोमीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब पहले मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर मिनट, सही है। यानी 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर, ये उसकी वेलोसिटी होगी ना। और अगर वो अगले मिनट यानी दूसरे मिनट के अंदर अपनी स्पीड बढ़ा देता है और दूसरे मिनट में वो क्या करता है, 2 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है, तो अगले मिनट में उसकी स्पीड होगी 2 किलोमीटर पर मिनट। अब फॉर एग्जांपल इसी तरह वो 2 किलोमीटर के साथ चलाता जाता है, अपनी स्पीड कांस्टेंट रखता है, और एंड पे आके क्या है कि उसे गाड़ी रोकनी है, तो अब वो अपनी स्पीड डिक्रीज करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। सपोज कर लेते हैं कि डिक्रीज करने के लिए वो वेलोसिटी को क्या करता है कि आखिरी मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी आधा किलोमीटर हो जाती है, यानी कि क्या होगा कि 0.5 किलोमीटर पर मिनट, यानी कि आखिरी मिनट के अंदर 0.5 किलोमीटर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द होल मोशन कौन सी चीज चेंज हो रही है, पूरी मोशन के अंदर जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, कम थी, फिर उसने बढ़ा दी, फिर दरमियान में वो कांस्टेंट रही, एंड पे फिर क्या हुआ, एंड पे फिर डिक्रीज होने लगी, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है। इससे अब हमें क्या समझ आया, इससे हमें एक चीज समझ आई कि वेलोसिटी के अंदर चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इंक्रीज होते हुए बेशक वो चेंज हो रही है, लेकिन जब वो डिक्रीज हो रही होती है तब भी वो चेंज हो रही होती है। इसलिए हम चेंज को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों मायनों में लेते हैं, दोनों तरह से समझते हैं। और इसी चेंज को, इसी वेलोसिटी के चेंज को जो वक्त के साथ, जो टाइम के साथ हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपको पता है एंगुलर का वर्ड तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और अगर हम लीनियर की बात करें तो हम सिंपल लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात है इसलिए मैंने लिखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम ओमेगा से करते हैं। इसी तरह से जैसे हमने आज देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा के साथ। तो ये जी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है। इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं। तो मैथमेटिकल फार्मूला भी डेफिनेशन से बनेगा, जाहिर सी बात है। जैसे हमने लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल ओमेगा के साथ।
आपको पता है कि जो डेल होता है, ये जो ट्रायंगल नुमा शेप है, ये क्या है, ये हमें चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये चेंज इन ओमेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और रेट का मतलब क्या है कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो चेंज इन टाइम। अब अगर इसी फार्मूले को मैं खोल के लिखूं तो आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद अगर हम चेंज इन टाइम को लिखें तो वो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम वो वाला टाइम होगा जिस टाइम पे हम अपनी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और इनिशियल टाइम वो वाला टाइम है जिसमें हमने अपनी इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला आ जाता है। इसके बाद हम यूनिट्स की बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैथमेटिकल फार्मूला, और फिर हम यूनिट पे आ जाते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के क्या यूनिट हो सकते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट अगर हम इस फार्मूले से निकालें तो क्या बनेगा? अगर आपने लास्ट वीडियो गौर से देखी हो तो वहां पर हमने जो ओमेगा का यूनिट यानी एंगुलर वेलोसिटी का एक यूनिट हमने ये पढ़ा था रेडियन पर सेकंड। अगर हम उसे वहां पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड ऊपर आ जाएगा, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, यानी कि ये बन जाएगा रेडियन बाय सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला सेकंड नीचे आके दूसरे सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो रेडियन बाय सेकंड स्क्वायर इसका एक यूनिट है। अगर हम ओमेगा का दूसरा यूनिट पुट करें जो कि हमने पढ़ा था रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो फिर एक्सेलरेशन का यूनिट बनेगा रेवोल्यूशन बाय सेकंड स्क्वायर। और अगर हम ओमेगा का तीसरा यूनिट पुट करें जो कि है डिग्री बाय सेकंड, तो उसको पुट करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा डिग्री बाय सेकंड स्क्वायर। तो वही जो है वही तीनों यूनिट यहाँ पर मैंने लिखे हैं, रेडियन बाय सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन बाय सेकंड स्क्वायर और डिग्री बाय सेकंड स्क्वायर। अब ये जो रेडियन बाय सेकंड स्क्वायर है ये हमारे पास ऐसा ही यूनिट होता है, और बाकी ये दोनों हैं ये दोनों अदर यूनिट में आ जाते हैं। इसके बाद हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड हम फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो इनको समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है इंक्रीज इन वेलोसिटी भी और डिक्रीज इन वेलोसिटी भी। इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी तब भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो दोनों सूरतों में चेंजिंग आती है वेलोसिटी के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पर ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए अलग अलग रूल लिखे हैं। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए देख लेते हैं। तो पहले मैं इनको रीड करती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह से है। फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि हमारा ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंड अल्फा जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन, हैव सेम डायरेक्शन। जब हम इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यानी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तब क्या है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। सही है, ये मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा इज टेकन एज पॉजिटिव। और जब ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम होती है तब वो वाली जो अल्फा होती है यानी वो वाली जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम क्या करते हैं, एज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेते हैं। तो ये जो है ये एक तरह की कन्वेंशन है कि जब हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी तो उस तरह की एक्सेलरेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है, सही है। अब अगर हम डिक्रीजिंग वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ओमेगा एंड अल्फा हैव अपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि ओमेगा और अल्फा की क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, उल्टी होगी। जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उस डायरेक्शन में अल्फा नहीं होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और उस वाले अल्फा को हम अल्फा इज टेकन एज नेगेटिव, उस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन के तौर पे लेंगे। अब इस सारी चीज को हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है जो कि हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोटेशन स्पीडिंग अप विद टाइम, यानी कि हमारी ये वो वाली रोटेशन है जहाँ पर इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रहा है, यानी ये वाला केस फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला ये केस है, उसकी डायग्राम है। अब हमारी स्पीड बढ़ रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि ड्राइवर क्या करता है, शुरू में अपनी स्पीड बढ़ाता रहता है गाड़ी की। तो आप समझ लें कि ये वो वाला केस है जब वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। तो जब वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो क्या होता है कि हमारी जो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन है वो एक ही होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा की डायरेक्शन कैसे आएगी, क्योंकि अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के पैरेलल है ना। तो सबसे पहले तो हम ओमेगा की निकालेंगे ना, फिर ही हमें पता चलेगा जहां ओमेगा है वहीं पर अल्फा की डायरेक्शन होगी। तो उसकी जो डायरेक्शन है उसको निकालने के लिए हमने लास्ट वीडियो में हमने राइट हैंड रूल यूज किया था। और राइट हैंड रूल किस तरह से अप्लाई किया था, अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूं थोड़ा सा, तो वो इस तरह से था कि हमने अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है, रोटेट करना है। किस डायरेक्शन में, रोटेशन की डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर रोटेशन कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है ना। तो आपने अपनी फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करना है, थोड़ा सा मोड़ना है, और आपका जो थंब है वो क्या करेगा, वो आपको डायरेक्शन बताएगा एंगुलर वेलोसिटी की। और क्योंकि अब ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला केस है इसलिए एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी जो कि ओमेगा की है। तो ऐसी एक्सेलरेशन को जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग हो, वेलोसिटी के पैरेलल हो,
हम क्या लेते हैं, उसे पॉजिटिव लेते हैं, हम उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के तौर पे लेते हैं। और इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर आप ये वाली डायग्राम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये वाला केस आ रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला, जैसे यहाँ पर लिखा है कि रोटेशन स्लोइंग डाउन विद टाइम। स्लोइंग डाउन का ये मतलब है ना कि वेलोसिटी स्लो डाउन हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो यहाँ पर उसी तरह से एक्स जो है वो रेफरेंस डायरेक्शन है और यहाँ पर वाई एक्सिस है, और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये एरो क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है, ओमेगा की डायरेक्शन अगर इस साइड पे है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, वो इस तरफ है, यानी दोनों अपोजिट है। और जब अपोजिट होगी तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या करते हैं, दैट एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव, उसे हम एज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन लेते हैं। इसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। डिसेलरेशन के बारे में आपके बुक में नहीं है इतना, तो इसलिए मैंने इसके बारे में डिटेल नहीं बताई, लेकिन आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप उस एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन के तौर पर लेते हैं। तो ये थी हमारे पास डायरेक्शन, जो कि दोनों अलग अलग केसेस में आ गई। इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए अलग है डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए अलग है डायरेक्शन। इंक्रीजिंग के लिए सेम होगी वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी, वेलोसिटी से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और इस केस में एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन के तौर पे लेते हैं, और इस केस में हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, आगे मैं आपको अब ये बताती हूँ कि हमें किसी भी मोशन के लिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ली थी वो ड्राइवर वाली, गाड़ी वाली, तो किसी भी ऐसे सिनेरियो के लिए अगर हमें ये चेक करना है कि टोटल चेंज कितना आ रहा है हमारी वेलोसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए जो टोटल चेंज होता है ना, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है और उसे हम कहते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि हम क्या करते हैं, एवरेज ले रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का। एवरेज आपको पता है, इसी तरह से लेंगे कि हम स्टार्टिंग वाले को भी देख रहे हैं, दरमियान वाले में जहाँ पे वो कांस्टेंट रह रहा है वहाँ पे भी वेलोसिटी देख रहे हैं, और एंड पे जब डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी उसको भी ले रहे हैं। तो ये एक एवरेज कैलकुलेट हमें करके देती है, ये जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, जो हमें टोटल चेंज के बारे में बताती है कि टोटल ड्यूरिंग द होल मोशन हमारी वेलोसिटी के अंदर वक्त के साथ साथ कितना चेंज आया है। अब ये जो टोटल चेंज है ना, ये हमें माइनर डिटेल्स नहीं बताता उस मोशन की, क्योंकि ये ओवरऑल बता रहा होता है ना कि टोटल कितना चेंज आया है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ओवरऑल अगर चेंज आ रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यानी कि उससे हमें पता चल रहा है 1 सेकंड के अंदर हमारी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर रह रही है। तो उससे ये होता है कि इससे ये हमें शो हो रहा है कि हर सेकंड के अंदर 5 मीटर है। अब हालांकि ऐसा नहीं है, हमने जब अपनी मोशन के बारे में पढ़ा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि शुरू में वो क्या है, वो शुरू में बढ़ रही है, दरमियान में कांस्टेंट है, और एंड पे क्या है, एंड पे डिक्रीज हो गया। लेकिन जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, जब हम ये काउंट करते हैं तो वो हमें ऐसे हर सेकंड की ना एक एवरेज लगा के बता देता है, जो कि एक जैसी होती है, यानी वो हर सेकंड में कहता है कि 5 मीटर ही चेंज हो रहा है। तो ये जो हमारा चेंज है 1 सेकंड के अंदर एक जैसा, ये हमें सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी हमें कभी कहीं कहीं टोटल ओवरऑल चेंज चाहिए होता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमें कहीं पर माइनर डिटेल चाहिए हो, हर सेकंड के अंदर एग्जैक्टली कितना चेंज आ रहा है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू बताए हमें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को देख लेते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, और नीचे AVG, यानी ये एवरेज के लिए लिखा हुआ है सिंबल। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द टोटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन टाइम t इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। टोटल एंगुलर वेलोसिटी हमारी बॉडी की कितनी है पूरे टाइम के अंदर, वो कहलाती है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, टोटल चेंज जो आ रहा है हमारा टोटल टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फिर हमें ओवरऑल बता देता है, लेकिन वो जरूरी नहीं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा होता, जरूरी नहीं वो सही हो, लेकिन कहीं कहीं हमें एवरेज की जरूरत होती है, तो हम उसे भी काउंट कर लेते हैं। सो मैथमेटिकली भी हम इसे इसी तरह से लिखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो मैंने चेंज का सिंबल नहीं लगाया, डेल नहीं लगाया, ना ऊपर ना यहाँ पर टाइम के साथ। तो उसकी यही रीजन है कि हमारे पास ये चेंज नहीं बता रहा, अब ये टोटल बता रहा है। जब ये टोटल बता रहा है तो फिर डेल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चेंज की बात नहीं हो रही, ये टोटल एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, इसलिए ओमेगा बाय टी। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन की, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है अल्फा INST। तो ये वो एक्सेलरेशन है जो हमें माइनर डिटेल्स के बारे में बताता है। जैसे इसके नाम से शो हो रहा है ना, इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि ऐसी एक्सेलरेशन जो हमें किसी इंस्टेंट की, किसी एक लम्हे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और जो हमें एक एक लम्हे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, यानी कि वही हमें माइनर डिटेल दे रही है ना, वो ज्यादा बारीक डिटेल्स दे रही है किसी भी चीज की। तो जब हमें ज्यादा बारीक और ज्यादा माइनर डिटेल चाहिए होती है अपनी मोशन की, तो हम कौन सी चीज यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही ये होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मेन चीज क्या है,
एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, यानी कि किसी खास लम्हे पे कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये चीज हमें बताती है इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इसका नाम ही ये है इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि इसका नाम ये नहीं है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। इसका मतलब है इसका एवरेज एक्सेलरेशन के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि ये कैसे ऑब्टेन होती है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द लिमिट ऑफ, लिमिट लेते हैं हम किस चीज की, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की, यानी कि ये उसी से ही बनती है क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है ये। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की हमने लिमिट लेनी है, और लिमिट किस तरह से लेनी है कि एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो, यानी लिमिट लगानी है उस पर, कोई ना कोई हम पाबंदी लगा रहे हैं। और पाबंदी क्या लगा रहे हैं कि टाइम जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब टाइम की जीरो को अप्रोच करने का क्या मतलब है, यानी किसी एक लम्हे की बात हो रही है ना, एक लम्हे पे हम कह सकते हैं ना कि टाइम जीरो को अप्रोच हो रहा है, यानी चेंज इन टाइम नहीं हो रहा। चेंज इन टाइम ना होने का मतलब यही है ना कि टाइम फिर कोई 0 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, जो कि पॉसिबल नहीं है फिजिकली, लेकिन आइडियली हम कह सकते हैं कि किसी 0 सेकंड की बात हो रही है, किसी एक पॉइंट की, एक लम्हे की, एक खास मूवमेंट की बात हो रही है जहां पर हम वेलोसिटी का चेंज चेक करना चाहते हैं। और उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने लिमिट लेनी है इसकी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की। ये जो फार्मूला है इसका हमने लिमिट अप्लाई करनी है कि डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। अब ये जो डेल टी अप्रोचेस टू जीरो है और टी अप्रोचेस टू जीरो क्यों नहीं लिखा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो वजाहत है, मैंने वो लास्ट वीडियो में, जो कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी वाली वीडियो है, उसमें दे दी थी। तो अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको ये समझ आ जाए। यहाँ पर जस्ट मैं फार्मूला बता देती हूँ आपको। सो मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं कि अल्फा, और ये इंस्टेंटेनियस के लिए आ गया, इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल ओमेगा बाय डेल टी। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला बन जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसकी क्लैरिफिकेशन ना हो रही हो तो आप जाकर लास्ट वीडियो से देख लें। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।